हेलो एवरीवन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्यूल्स प्रिंसिपल यानी कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले फ्यूल के बारे में समझ लेते हैं, फिर 14 प्रिंसिपल समझ लेंगे। हेनरी फ्यूल कौन था सर? एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। उसका जन्म इस्तांबुल में हुआ था 1841 में, और वो पेरिस में गुजरा था 1925 में। ये डेटा आपको याद रखना है, मेरे को याद नहीं रखना है, एग्जाम का पार्ट है, यहाँ कुछ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ फिर से। हेनरी फ्यूल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। इस्तांबुल में 1941 में पैदा हुआ, पेरिस में 1925 में उनका देहांत हो गया। आफ्टर दैट उन्होंने आफ्टर दैट नहीं, मतलब इन बिटवीन उन्होंने एक लीडिंग इंडस्ट्रियल और सक्सेसफुल मैनेजर का रोल भी प्ले किया। प्लस उन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक नहीं, मोनोग्राफ 1916 में लिखा था। और उन्हें फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब टॉप लेवल। अब आ जाइए 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। फटाफट से एक बार नाम देख लेते हैं ताकि आपके ध्यान में आ जाए सब कुछ। वैसे तो आपके ध्यान में होगा ही। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, फिर यूनिटी से दूर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना नाम भूल जाना, ये मत भूलना। फिर सर ऑर्डर। सर यहाँ कमांड तो आ ही गया था, फिर ऑर्डर क्यों आया? बेटा अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारा कल्याण हो गया। इक्विटी। सर इक्विटी शेयर सर, पता चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव और स्प्रेड द कॉस्ट। चलो शुरू करते हैं हम लोग नंबर वन से, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है, देखो मैं तरीका बता देता हूँ, 14 के 14 प्रिंसिपल्स कैसे चलेंगे। मैं आप लोगों को हर एक प्रिंसिपल के बारे मुंह से एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको हर एक प्रिंसिपल के बारे में मुंह से क्या करने वाला हूँ? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करूंगा पहले सारा प्रिंसिपल, फिर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और कीवर्ड हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। सुनो, सुनो एक्सप्लेनेशन सुनो। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है, हमेशा याद रखना तुमको क्या लिखना है, शुरू में तुमको लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल इंसिस्ट दैट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल इंसिस्ट दैट, इस प्रिंसिपल के माध्यम से फ्योल चचा हम ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर तुम्हारे यहाँ पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है तो अपने काम को नीचे वाले लोअर लेवल वालों में बांट दो। काम का बोझ बहुत ज्यादा है तो अपने काम को लोअर लेवल वाले लोगों में बांट दो। और कुछ इस प्रकार बांटो कि तुम्हारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। अब तुम गांजा बुद्धि वाले लोगों में बांट दिया काम को, जिसको खुद का काम आता है नहीं, तुम उन लोगों को अपना काम दे दिया, तब तो दिक्कत होगा ना डैश। तो हम लोगों को क्या करने का है? बांटने का है काम। ठीक है। देखो इस एक बंदे ने इस तीन में काम बांटा, इन तीनों ने फिर अगले अगले में बांट दिया, ऐसे ही काम बंटता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? सुनो, हर बंदे को एक ही तरीके का काम मिलेगा। जैसे अगर आप देखना किसी बैंक में जाना, और अगर या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल या पेरेंट्स या फिर कोई फैमिली में बैंक में काम करता है, तो नोटिस करना, वो अगर कोई कैशियर है, वो अगर कोई क्या है बाबू, कैशियर है, तो हमेशा से वो 30 साल से लेकर 60 साल तक यानी रिटायरमेंट तक वो कैशियर का ही काम करेगा। तो अगर कोई इंसान को काम बांटा गया है, जैसे कि किसी इंसान को बैंक में कैशियर का काम मिल गया, वो 30 साल तक वही करेगा, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, प्लस उसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। पहले वो ऐसे गिनेगा, हाँ हाँ हाँ, फिर एक समय के बाद वो ऐसे ऐसे गिनेगा तुरंत, फट 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 बोला मैंने, फट फट। ठीक है। सर नेक्स्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस का हिंदी क्या होता है सर? कॉन्सिक्वेंसेस का हिंदी होता है कि अगर तुम इसको फॉलो नहीं करेगा, वीडियो बन रहा है ना, अगर तुम इसको फॉलो नहीं करेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या झेलना पड़ेगा? पहला, एफिशिएंसी नहीं रहेगा, आज इंसान कुछ काम कर रहा है कल कुछ और करेगा, कोई स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा, और यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने का जरूर चांसेस है। हो सकता है हम वो काम कर दो जो तुम पहले ही कर चुके हो, या डैश वो काम हो ही ना जो दोनों में से किसी ने नहीं किया है। तो कीवर्ड क्या है? डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क। खुद से पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, ये वाला इजी है। चलिए एक खत्म हो गया। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये बोलता है कि ना, हर इंसान को, सुनो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। मेरे पास अथॉरिटी यानी मेरे पास औकात है डिसीजन लेने का, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मेरे पास ऑब्लिगेशन है कि हमको ये टास्क को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो सुनो मेरा बात, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेल इंसिस्ट दैट कि देयर शुड बी अ मैच बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैच मतलब एकता होनी चाहिए, किसके किसके बीच में? अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ अपने
कोचिंग में या स्कूल में जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, वो क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए कि जाओ बेटा बाहर से जाके ना 40 रुपए वाला कोई सामान ले आओ, लेट से साबुन, सोप। आपकी मम्मी ने बोला 40 वाला साबुन ले आओ। तो आपको अथॉरिटी कितने की मिल गई? 100 रुपए की। बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की मिली? सिर्फ 40 की। यानी यहाँ पर कोई मैच नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई मैच नहीं है तो आप 60 रुपए के बराबर का क्या कर सकते हो? मिस यूज। जस्ट इसका उल्टा, आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपए दिए और बोला जाओ 40 वाला साबुन ले आओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है 40, अथॉरिटी है 20। तो कहीं ना कहीं तो 20 रुपए की कमी आएगी। अब दुकानदार को पटाओ बैठ के कि भैया उधार में लिख लो, माफ कर दो, मम्मी बोली है। ये सब करना पड़ेगा, और क्या करोगे? ठीक है सर। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसा होना चाहिए। अगर 100 रुपए की अथॉरिटी मिली है तो 100 रुपए की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। पॉजिटिविटी क्या होगा? अथॉरिटी का कोई मिसयूज नहीं होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बिना किसी डिले के कर लोगे। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। अगर आप इसको वायलेट करते हो तो क्या होगा? काम में डिले आएगा, कंप्लीशन नहीं होगा, मिसयूज हो जाएगा और ओवरबर्डन हो जाएगा आदमी। कीवर्ड आप खुद से पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। 3, 2, 1। उम्मीद है आपने पॉज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भाई, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, यही सब पढ़ना है आपको। महात्मा गांधी को याद कर लो, महात्मा गांधी को, कि हम सच बोलेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, फालतू का सीट से नहीं उठेंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे, गंजी बनियान में नहीं आ जाएंगे ऑफिस, है ना? अरे सब अच्छा अच्छा, गांधी जी को याद करके जो लिख सकते हो लिख देना। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक वर्किंग होता है और प्लस एफिशिएंसी बढ़ाता है। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? डिसऑर्डर आएगा, क्योस आएगा। क्योस मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन आएगा, रिसोर्स वेस्ट होगा, डिले होगा काम होने में। कीवर्ड्स आप खुद से पढ़ सकते हो, आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पॉज कर लो, पढ़ लो। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही बात होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्या बोले हम? एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले तो वो कहलाता है हमारे लिए यूनिटी ऑफ कमांड। इससे होगा क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी सबऑर्डिनेट के माइंड में, कोई ईगो क्लैश भी नहीं होगा और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। अगर इसका वायलेशन हुआ तो क्या हुआ? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो पता चला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। सबऑर्डिनेट को चांस मिल जाएगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए। एग्जाम्पल, ये तुम हो, ठीक? तुम्हारी मम्मी ने बोला मेरा काम कर दो, तुम्हारे पापा ने बोला मेरा काम कर दो। तुम मम्मी के पास गए, बोले मम्मी पापा का काम करेंगे आपका नहीं। पापा के पास गए, बोले मम्मी का काम करेंगे आपका नहीं। तुमने दोनों में से किसी का काम नहीं किया और दोनों आपस में लड़ मार रहा है। तो सबऑर्डिनेट को चांस मिल जाएगा बचने का और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। प्लस ये भी हो सकता है कि क्योस क्रिएट हो जाए। मम्मी हो सकता है पापा को कूट दे, या पापा हो सकता है मम्मी से कुटा जाए। यही होगा, और क्या होगा? ठीक है सर, कीवर्ड आपके सामने, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। सर बहुत फास्ट जा रहे सर। हाँ, रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन। गोदी में बैठा के क्लास में ये सब पढ़ाए हैं। इस चैप्टर को खत्म करने में क्लास में मेरे को 6-7 क्लास जाता था। यहाँ गोदी में बैठा के नहीं पढ़ा सकते हैं, यहाँ रिवीजन है, पढ़ा हुआ होगा तो समझ आ जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि जो भी एफर्ट्स लग रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी एक डायरेक्शन की ओर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई इंसान किसी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है। एकला ना चौलबे, सगरों के एक ही जगह आवे के पड़ी। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव अच्छे से होगा और सभी एम्प्लॉय का एफर्ट एक ही डायरेक्शन में लगेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसको फॉलो नहीं करने का? कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में एम्प्लॉय लोग भागेगा, लंका लग जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल तो घंटा से अचीव होने का। कीवर्ड है, स्वयं से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। क्या रहा है कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हमेशा सब ऑर्डिनेट करके रखना। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हमेशा क्या करना? सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट मतलब नीचे रखना, किसके? जनरल इंटरेस्ट के। जनरल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हमेशा नीचे होना चाहिए। क्यों? जैसे मान लो मुकेश अंबानी का कॉल मेरे पास आया। हेलो गुरप्रीत सर। हाँ अंबानी जी बोलिए। क्या कर रहे हैं? अरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अरे गुरप्रीत सर, ये बोल रहे थे आप इतने अच्छे टीचर हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप जानते हैं, एक काम करिए ना, मेरे रिलायंस के हेडक्वार्टर में आके जरा काम संभाल लीजिए ना। हम बोले कि भाई देखो हम आ तो जाएंगे मुकेश भाई, लेकिन ना तुम हेडक्वार्टर गया बिहार में ट्रांसफ़र कर लो। हम गया बिहार से हैं, तो अपना ना गया बिहार में ट्रांसफ़र कर लो। ओह, तो मुकेश अंबानी बोला नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा। हम बोले तो हम भी नहीं आ पाएंगे। तो मुकेश अंबानी बोला भाड़ में जाइए, हमको आपसे मतलब नहीं है। इसका मतलब जनरल इंटरेस्ट, यानी कि अगर मुकेश अंबानी मेरा ये बात मान लेगा तो ऐसे तो सब लोग बोलेगा
कोई पुणे से होगा तो बोलेगा हेडक्वार्टर पुणे में डालो, कोई यहाँ होगा तो वहाँ, वहाँ होगा तो वहाँ। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहाँ गया, भाड़ में गया। हमको जनरल इंटरेस्ट देखना है, ऑफिस के लिए क्या सही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है। इससे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, एक बात और, अगर 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 मुकेश अंबानी हमको डायरेक्ट मना नहीं करेगा, मुकेश अंबानी बोलेगा पहले मान जाओ, हमको मनाने का कोशिश करेगा, नहीं मानेंगे तब हमको मार के भगा देगा। ठीक है सर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, सर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा और लॉन्ग रन में मजा नहीं आएगा, एम्प्लॉय को भी सफर करना पड़ेगा लगले लगले लॉन्ग रन में। समझ में आ गया सर, इजी था। कीवर्ड्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, काइंडली एक बार पॉज करके इसको आप पढ़ जाइए, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन हमें ये बोलता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन हमें ये बोलता है कि जो भी आप सैलरी वैलरी या वेजेस वेजेस फिक्स करते हो ना, उसको ना काम के अकॉर्डिंग, आइदर टाइम के अकॉर्डिंग और पीस के अकॉर्डिंग यानी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फिक्स करो। रेम्यूनरेशन किसके अकॉर्डिंग फिक्स करो, या तो टाइम के अकॉर्डिंग या तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। मान लो हम किसी जगह पे 10 घंटे काम किए और आप किसी जगह पे 6 घंटे काम किए, अगर हम दोनों का सैलरी सेम रहेगा तो भाई हमको दुख होगा। 10 घंटे काम किए तो ज़्यादा सैलरी मेरा होना चाहिए, 6 घंटे आप काम किए तो कम सैलरी आपका होना चाहिए, तो यही कह रहा है। या फिर हम 1 घंटे में 100 पीस बनाए, आप 1 घंटे में 50 पीस बनाए, चलो 60 पीस बनाए, तो सर 100 पीस वाले को ज़्यादा पैसा दो, 60 पीस वाले को कम दो। ठीक है, यानी मेहनत से जोड़ दो, तो इससे होगा क्या, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा और कमिटेड रहेगा काम करने के लिए। अगर नहीं ऐसा होगा तो अच्छा वाला एम्प्लॉय आपके यहाँ टिकेगा ही नहीं, टर्नओवर हो जाएगा एम्प्लॉय का, मतलब आएगा और छोड़ के चला जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा। कीवर्ड खुद से पढ़ लियो भाई, होप सो आप पॉज करके पढ़ लिए होगे। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में ये बोलता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग पावर को फ्यू हैंड्स में रखते हो, मतलब टॉप लेवल तक में रखते हो, सेंट्रलाइज्ड रखते हो, तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब आप डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लोगों में बांट देते हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मेरा कोचिंग है, वहाँ हम अकेले पढ़ाते हैं, तो वो मेरा सेंट्रलाइजेशन है। हम अकेला पावर अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो हमको किसी से कुछ डिस्कशन का जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो हम रिलायंस कंपनी के मालिक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मेरा है और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में दुनिया भर जगह फैला हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर गया ब्रांच में कोई दिक्कत आया तो मुंबई हेडक्वार्टर से थोड़े बात करेंगे। इसको कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ये अपने हिसाब से अथॉरिटी भी दिया गया है, ये अपने हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है जी। बेटा हम चाहते तो इसको आधा घंटा तक खींच सकते थे सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन को, बट ये ना यार रिवीजन क्लास है, तो सॉरी यार, हम जानते हैं तुम लोग हमको गाली वाली देता होगा, इन क्या करें, रिवीजन है तो रिवीजन की तरह चलेंगे ना बाबू सोना। हम्म। देखो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, वह सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिलेगा, प्लस फास्ट डिसीजन होगा टॉप लेवल पे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर पूरा पूरी सेंट्रलाइजेशन करोगे तो डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, पूरा पूरी डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा। सर एग्जांपल दे दो ना ये मिसयूज वाला। मान लो गया ब्रांच में हम मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर है रिलायंस के, रिलायंस मेरे को मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी मेरे को इक्विवेलेंट अथॉरिटी दे दिया अपने साथ, मतलब जितना अथॉरिटी मुकेश अंबानी का उतना ही मेरा भी है। तो हम रिलायंस का नाम बदल दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हटा के गुरप्रीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। लगेगा ना खराब, हाँ सर खराब तो लगेगा मुकेश अंबानी को, इसलिए इवनली डिस्ट्रीब्यूशन बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन करो लेकिन पूरा ही मत कर दो, थोड़ा सा करो। कीवर्ड्स आपके सामने रोक के पढ़ लो। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमें ये बोलता है कि मान लो ये 3 लोग यहाँ पे हैं और 3 लोग यहाँ पे हैं, लेट से ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ठीक है जी, तीन तीन 6 लोग हैं और एक ऊपर में 7वां आदमी है, मतलब 7 लोग हैं। ये लेट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये लेट से सेल्स डिपार्टमेंट है। अगर बी को एफ से कुछ बात करना है तो बी पहले सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा। यानी यहाँ पर आपको स्केलर चेन फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्केलर चेन फॉलो करना पड़ेगा, यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के बिना आप आगे पीछे नहीं बढ़ सकते हो, आपको सबको बताना ही पड़ेगा। सर कुछ इमरजेंसी है तो क्या करे, बी सीधा बात कर सकता है एफ से विद द यूज ऑफ गैंग प्लैंक। किसका इस्तेमाल कर सकता है सर, गैंग प्लैंक का, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप सीधा सीधी बात कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है,
इस ये है ना, डी जो है वो जी से बात करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट बात कर लो, नहीं गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर लो। नहीं तो ये अपने ऊपर वाले को बताएगा, ये इसको, ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको। समझ में आ गया सर? तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सिस्टमेटिक फ्लो का इन्फॉर्मेशन का, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बाबू सोना? कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और दिक्कतें आ सकती हैं। गैंग प्लैंक लिखा, कीवर्ड खुद से पढ़ लेना पॉज करके। गैंग प्लैंक लिखा हुआ है कि गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय इन द डिफरेंट पोजीशन। सर ऐसा हो सकता है कि सी को जी से कुछ बात करना है? पहली बात, एम्प्लॉयज आपस में बातें कर सकते हैं सेम लेवल पे होते हुए, अगर वो ऑफिशियल वर्क है। बाबू सोना वाला वर्क है तो कैसे भी करो, कोई नहीं रोकेगा। बट अगर सी को जी से बात करनी है इन केस, तो ठीक है, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए ई को, ई एफ को, ई जी को। सर डी को नहीं बताएंगे? अरे छोड़ा आदमी है, अपने से छोड़ा आदमी, इसको नहीं बताएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो तुम कह रहे थे ना, यूनिटी ऑफ कमांड और ऑर्डर एक ही जैसा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है प्लेस फॉर मेन एंड मटेरियल। हर इंसान के लिए, हर चीज के लिए एक जगह होना चाहिए। इससे होगा क्या? वेस्टेज कम होंगे। किसके? सर टाइम के, एनर्जी के, हर चीज के। जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल है कि एक मशीन ठीक करने वाला आदमी आया और आपके यहाँ पे फैक्ट्री के टूल्स से नहीं मिल रहे बेचारे को, बेचारा फैक्ट्री का टूल्स खोज रहा है, खोज रहा है। 1 घंटा तो उसी में निकल गया, तो उसका टाइम भी बर्बाद हो गया, एनर्जी भी बर्बाद हो गया, जबकि वो मशीन बना सकता था। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? सर कोई वेस्ट नहीं होगा टाइम का, ना कोई मैन और या मटेरियल का, स्मूथ सिस्टमेटिक कंडीशन में काम चलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बाबू सोना इसके? टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो, और नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट विथ द पीपल। ठीक है जी। अब यहाँ पर सुनो, फिक्स्ड और राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल। अच्छा ये तो कीवर्ड है, ये खुद से कर लेना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अरे एक था, शुरू हो जाओ, बोल देना कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर इन द बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, जेंडर, रिलीजन। कि तुम छोटा जाति के हो, तुम बड़ा जाति के हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, इन सब के बेसिस पे हमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी, कोई डिफरेंस नहीं, सब एक बराबर है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे और उनका मॉरल बूस्ट रहेगा, नहीं तो एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। टर्नओवर बढ़ेगा, मतलब एम्प्लॉय आपके यहाँ टिकेगा ही नहीं, आगे चला जाएगा। अनहेल्दी रिलेशन, कीवर्ड पढ़ लो। ठीक है सर, खत्म हो गया बाबू सोना, खत्म हो गया, हम जानते हैं तुम थक गए हो। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। यार देखो ट्रम्प चचा को बहुत फेमस हो रखे हैं अभी किसी फाइल वाइल के कारण। सर यू आर फायर्ड यहाँ पे मतलब क्या है? यू आर फायर्ड मतलब यहाँ पे है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि आपके यहाँ पर जो वो है, क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉय है। पर्सनल मतलब सब एम्प्लॉय, वेजे एम्प्लॉयज हो गया, वर्कर हो गया, फैक्ट्री वर्कर हो गया, ऑफिस गोअर हो गया, प्यून हो गया, मैनेजर हो गया, सब सब इसमें आ जाते हैं। तो उनका ना टेन्योर, टेन्योर मतलब टर्नओवर में स्टेबिलिटी लेके आओ, मतलब ठहराव लेके आओ। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय आज आया, कल चला गया, फिर कोई दूसरा आया, फिर चला गया, फिर कोई तीसरा आया, चला गया, एकला ना चौल बे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगा, वेस्टेज नहीं होगा टाइम और रिसोर्सेज का। कॉन्सिक्वेंसेस वही, एफिशिएंसी घटेगा, वेस्टेज होगा, फ्रस्ट्रेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। कीवर्ड आपके सामने है। सर आपका मुंडी आ गया वहां पे, लो ना बेटा। कीवर्ड आपके सामने, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। चलिए सेकंड लास्ट, इनिशिएटिव है। यानी कह रहा है कोई बच्चा कोई एम्प्लॉय अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो उसका योगदान करो, यानी कि उसको प्रोत्साहित करो। उसको ये मत बोलो भाग यहाँ से, तुम कैसे इनिशिएटिव दे रहा है, ये मत करो। इससे ये सब होगा। कॉन्सिक्वेंसेस आप सेल्फ पढ़ सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, बट पढ़ लेना एक बार पॉज करके। लास्ट, स्प्लिट द कॉप्स। स्प्लिट द कॉप्स में आपको एक वर्ड लिखना है, हाँ सब में ये जरूर लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल इंसिस्ट दैट। स्प्लिट द कॉप्स में ये भी लिखना, रीप्लेस आई विथ वी। यानी मैंने किया, भाग यहाँ से। उसको रिप्लेस करो, हमने किया। टीम स्पिरिट होगा, ग्रुप गोल अचीव होगा। टीम नहीं फॉलो करेगा तो टीम गुस्सा करेगा, स्पिरिट नहीं रहेगा, है ना, टीम गोल अचीव नहीं होगा। कीवर्ड तो भैया आपके सामने है। इसी के साथ हमने सारे के सारे फ्योल के प्रिंसिपल को खत्म किया। अगर मैं आपको एक बार बोलूं रिवाइज करने को कि भैया टोटल कितने नंबर ऑफ फ्योल के प्रिंसिपल थे, 14 को प्रिंसिपल थे सर। मैं ऑब्वियस ही बात है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सर 14 को प्रिंसिपल कैसे थे, मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, फायदा हो जाएगा। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था आपका डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, फिर रेमुनरेशन था, फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट था,
फिर आपका ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर आपका स्केलर चेन था, फिर उसके बाद आपका इक्विटी था, फिर ऑर्डर था, फिर इनिशिएटिव था, फिर आपका क्या था बाबू सोना, फिर आपका था स्प्रिट डे कॉप्स। मेरे हिसाब से 14 को हो जाना चाहिए, नहीं हुआ होगा तो देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को हुआ। अब याद करने का टाइम तो है नहीं कि कौन सा छोटा, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इतना हमने कर लिया यहाँ तक में। तो फ्योल के प्रिंसिपल्स की वाली वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इसका यानी पार्ट थर्ड यानी लास्ट पार्ट में हम लोग इसका एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को भी करेंगे, और उसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और हम लोगों को बस यहीं पर है। तो आज की क्लास की वीडियो यहीं तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।